हेलो बच्चों। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा है कि किस तरह से गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होती है उसकी सहायता से हम लोग कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन प्रूव कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वगैरह की स्टडी में, तो उसको हम लोग यहाँ से प्रूव कर ले जाते हैं। अलावा उसके और क्या है, तो गॉस थ्योरम का एक बहुत अच्छा सा यूज है जिसको कि हम गॉस लॉ कहते हैं। गॉस लॉ आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। अगर हम बहुत तेज़ी से, बहुत ही क्रिस्प तरीके से, बिल्कुल टू द पॉइंट बताएं, जैसे कूलम लॉ था। कूलम लॉ हमें क्या बताता था? कूलम लॉ कहता था कि मान लो आपके पास कहीं कोई चार्ज है, तो उसके से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम लॉ। कूलम लॉ ये सब काम करने के लिए हमारे सामने था। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी कि कूलम लॉ एक पॉइंट चार्ज के अजम्पशन पे बेस्ड है। मतलब कूलम लॉ जब हम लिखते हैं तो हम पॉइंट चार्ज अप्रॉक्सीमेशन के तहत उसको लिखते हैं। तो अगर हम देखें तो गॉस लॉ एक ऐसा लॉ हो जाता है जो कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे बेस्ड है, और वो कूलम लॉ से थोड़ा हमें बेटर इसलिए दिखता है क्योंकि वो कंप्यूटेशनल फैसिलिटी हमारी बढ़ा देता है। मतलब हमें कैलकुलेशन हमारी इजी कर देता है। वो एक तरह से कूलम लॉ के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हमारा तरीका है उसमें ज़्यादा ज्योमेट्रिकल इंसाइट दे देता है। हम थोड़ा ज्योमेट्रिकली तरीके से गॉस लॉ को सोचते हैं, उसमें गॉसियन सरफेस का यूज होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पॉइंट चार्ज का जो अजम्पशन है, जो कूलम लॉ का एक सबसे मेन प्रॉपर्टी भी थी और एक तरह से समझ लो उसका फीचर भी था और प्रॉब्लम भी थी। तो वो जो पॉइंट चार्ज वाली बात है, उस पॉइंट चार्ज वाली बात से हमारा जो गॉस लॉ होता है फ्री होता है। तो इसलिए पॉइंट चार्ज कैसे हम कहते थे? देखो भाई, पॉइंट चार्ज का एक मतलब तो ये है कि हम बहुत छोटा सा चार्ज कहीं लें, लेकिन अब हमेशा हमारे पास इतना छोटा चार्ज हो जरूरी नहीं है। तो कूलम ने कहा था कि आप कोई भी चार्ज लीजिए, उससे इतनी दूर चले जाइए जहाँ से जाने पर आपको पॉइंट चार्ज दिखाई पड़े, मतलब उस चार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई ना पड़े। तो आप कह सकते हो कि इस समय पॉइंट चार्ज वाली बात चल रही है। यानी या तो आप चार्ज इतने कम लो कि उनको हम पॉइंट चार्ज कह सकें, या आप उन चार्जों से इतनी दूर होकर के अपनी ऑब्जर्वेशन लो कि आपको वो पॉइंट चार्ज कहे जाएं। तो इन दो लिमिटेशंस, अब हमेशा तो हमारे साथ ऐसा होगा नहीं भाई। हमारे पास मान लो हमारे हाथ में कुछ चार्ज है, कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आपने अगर छोटा सा पेंसिल की जो टूटी हुई जो लिड है उसको भी उठा लिया तो उसके अंदर बहुत सारे चार्ज होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम उसको बहुत दूर जाके रखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। तो लेकिन जो गॉस लॉ होता है वो इस तरह के अजम्पशंस पे बेस्ड नहीं है, वो एक दूसरे तरह के अजम्पशन पे बेस्ड है। उसमें हम ये मानते हैं कि मान लो चार्ज को हमने किसी आर्बिट्ररी सिमेट्रिक सरफेस से घेर रखा है जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो कैलकुलेट ई फॉर एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी लोकेशन। तो हम यहाँ पर जब गॉस लॉ यूज करते हैं तो हम किसी भी तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ले सकते हैं। लाइन में हो, स्फेरिक तो लाइन में हो, या वो सरफेस पे हो, या स्फेयर पे हो, किसी भी तरह का गॉस का कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। और आप सरफेस की उस स्फेयर की सरफेस पे निकाल सकते हो, उस चार्ज शीट से दूर निकाल सकते हो, चार्ज शीट के पास निकाल सकते हो, किसी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट निकाल सकते हो, एक्सिस पे। तो बहुत सारी फैसिलिटी होती है यहाँ पर। तो जैसे एक इस एग्जांपल को देखो, जैसे मान लो यहाँ पर सेंटर पे चार्ज है। अब सेंटर पे चार्ज है और हमें किसी पॉइंट P पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो गॉस कहते हैं कि भाई ऐसा करो, उस चार्ज को आप इस तरह का गॉसियन सरफेस से घेर दो। तो जो आप ब्लू कलर का देख रहे हो ये क्या है? ये गॉसियन सरफेस है जो आपने बनाया है। तो ये जो ब्लू कलर का पूरा है ये एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस है। और सबसे अच्छा होता है कि आप स्फेरिकल शेप बना लो अगर आपके पास कहीं एक पर्टिकुलर लोकेशन में चार्ज रखे हुए हैं, तो इसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। ये जो आपने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाई है, इसके ऊपर सरफेस पर आपने कोई एरिया एलिमेंट मान लिया ds, ये आपका एरिया एलिमेंट है। तो अब यहाँ पर गॉस कहते हैं कि आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन एरिया, फिर उसको इस इंटीग्रेशन के बराबर कर दो, इसको हम फ्लक्स कहते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल हुआ है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। ये आप देखोगे ये जो है ये आपके
एक तरह से कह सकते हो कि ये इंटीग्रल फॉर्म है। और ये किसके बराबर होता है? ये गॉस ने कहा था ये चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो गॉस कहते हैं कि किसी इस तरह के गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये किसके बराबर होता है? टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जितना चार्ज, अगर इतना चार्ज क्यू घिरा है तो आपको ये क्यू इस्तेमाल करना है। अगर यहाँ चार्ज क्यू है, मान लो बाहर Q1 है, तो आपको यहाँ पर क्यू रहेगा, Q1 नहीं रहेगा। तो जिस गॉसियन सरफेस ने जितना चार्ज घेर रखा है, क्यू घेर रखा है, तो आपको वहाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये था हमारा गॉस लॉ। अब ये गॉस लॉ में चूंकि लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन का साइन इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसको हम गॉस लॉ को हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ कहते हैं, इंटीग्रल फॉर्म। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रल फॉर्म से हम डिफरेंशियल फॉर्म निकाल सकते हैं। इसके लिए हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हम क्या करते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन को जब वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो वहीं से हमें डेल डॉट ई का रास्ता मिलता है। और राइट साइड में जो चार्ज था, उस चार्ज को अगर हम वी से डिवाइड कर दें तो जो चार्ज डेंसिटी होती है वो लिखना पड़ता है। ये हमारे पास गॉस लॉ है। तो जो ग्रीन कलर से है ये गॉस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है, और जो येलो कलर से है ये गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है। अब यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? फ्री स्पेस की परमिटिविटी। इसको ऐसे समझ लो कि हर स्पेस की, हर जगह की अपनी एक इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो मीडियम है, फ्री स्पेस में हमने चार्ज रख रखा है, तो उस फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। अच्छा, एक जो अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो 12th की बात हो गई। हमें डाइवर्जेंस लॉ कभी बार हमसे पूछ लेते हैं कि भाई गॉस का डाइवर्जेंस लॉ लिखो, या गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए लिखो, डाइलेक्ट्रिक्स के लिए। तो अभी हमने पीछे क्या माना था? पीछे हमने ये यहाँ माना है कि हमारा जो चार्ज है कहाँ रखा है? फ्री स्पेस में। तो फ्री स्पेस में रखा है तो आपने उसकी परमिटिविटी यूज कर ली। लेकिन अगर आपको डाइलेक्ट्रिक दे दिया गया, आपको डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करनी है, तो आप क्या करोगे? अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक एक तरह के इंसुलेटर होते हैं, मतलब नॉन कंडक्टर होते हैं, बट दे आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट नॉन कंडक्टर। इनके अंदर एक घटना पाई जाती है जिसको कि हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। चार्जों का पोलराइजेशन हो जाता है, मतलब चार्ज थोड़ा बंट जाते हैं, और इस पूरी घटना को डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर पोलराइजेशन घटना होती है। मे बी थोड़ा सा मैं हाई फाई कह लो, मैं थोड़ा सा आप लोगों की जितनी जानकारी उससे थोड़ा ज़्यादा जा रहा हूँ, बट लेकिन ये अभी आपको जाननी ज़रूरी है। तो अगर हम डाइवर्जेंस लॉ देखते हैं डाइलेक्ट्रिक के लिए, या गॉस लॉ देखते हैं डाइलेक्ट्रिक के लिए, तो हमें दो तरह के चार्ज वहाँ पर दिखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक में दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होते हैं फ्री चार्ज, एक होते हैं बाउंड चार्ज। तो पोलराइजेशन की वजह से जो मटेरियल, जो डाइलेक्ट्रिक के अंदरूनी हिस्से में जो चार्ज होते हैं, एक तरह से कह लो बाउंड चार्ज होते हैं, और जो चार्ज उसकी सतह पे आ सकते हैं, जा सकते हैं, उनको हम फ्री चार्ज कहते हैं। फ्री मीन्स दे हैव मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम, थोड़ा उनमें ज़्यादा सरफेस से इधर उधर आने की संभावना रहती है। और बाउंड चार्ज तो बाउंड चार्ज है। तो वहाँ पर आपका जो फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर था कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है टोटल चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेफ्ट साइड यही है, ई डॉट डी एस फ्लक्स है, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी नहीं है, एप्सिलॉन उस डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी है जिसको कि आप यूज कर रहे हो। तो एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ऑब्वियस सी बात है, कैसा मीडियम है आपका? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो इट इज़ परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। क्यू डैश क्या है? क्यू डैश जो होता है वो फ्री चार्ज होता है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपने एप्सिलॉन ई कर दिया, डी एस कर दिया, फ्री चार्ज कर दिया। यहाँ पर हम एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी को हम नाम देते हैं डी, और इसे हम नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर आपने एप्सिलॉन ई को डी कह दिया तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो गया डी, ये डी एस, और ये क्यू डैश, तो फ्री चार्ज डेंसिटी। तो इस तरह से जहाँ एक तरफ आपका जो नॉर्मल फ्री स्पेस में है, तो फ्री स्पेस में इंटीग्रल होता है ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला होता है। वहीं किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर गॉस लॉ का ये फार्मूला होता है जो आपको इस येलो कलर के बॉक्स से दिखाया गया। यहाँ पर राइट साइड में जो क्यू डैश है ये फ्री चार्ज
की डेंसिटी है, फ्री चार्जेस जो डाइलेक्ट्रिक के केस में हम लोग डिफाइन करते हैं। मान लीजिए भाई हमको हमारे पास डाइलेक्ट्रिक, हमारे पास गॉस लॉ हमने समझ लिया, गॉस लॉ के बारे में हमने बात कर ली। अब क्या, तो ये जो है ये फिर अगेन मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा आपके 12th क्लास की तरफ। वहाँ पर हमने इससे कुछ एप्लीकेशन सीखे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास इस तरह से एक इलाका है, एक गॉसियन सरफेस आपने इस तरह खींचा है। और ये गॉसियन सरफेस क्यों खींचा है? क्योंकि आपके पास जो चार्ज थे वो इस तरह से एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट थे। तो एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट थे, उसके चारों तरफ आपने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। और इस गॉसियन सरफेस का शेप सिलेंड्रिकल है, तो इससे आर रेडियस, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है। आप देखो गॉसियन सरफेस में ये एक पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट की डिस्टेंस इस वायर से आर है। तो ये आर डिस्टेंस पर ये आपका पॉइंट मौजूद है। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे निकाला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। कहोगे लैम्डा क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो हम चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर हम इस लाइन चार्ज का जान जाएं तो हम इस फॉर्मूले से इस आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। आप देख लो यहाँ पर आर आ रहा है रेसिप्रोकल, यानी कि ई रेसिप्रोकल आर है, ठीक है। आर बढ़ता जाएगा, ई कम होता जाएगा। जाहिर सी बात, अगर चार्ज है, चार्ज से आप दूर और दूर होते जाओगे तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा वो आपको कम होगा। तो ये फार्मूला ठीक है। केस ये बड़े इंटरेस्टिंग है दो, एक तो नॉन कंडक्टिंग और दूसरा कंडक्टिंग। दोनों में देखो बड़ी समानताएं हैं। नॉन कंडक्टिंग में आप समझ लो कि सपोज आपने सोचा कि बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस, जस्ट फॉर एग्जांपल बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और वो पॉजिटिव चार्ज आपस में गुथे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज किसी सरफेस के ऊपर चिपके हुए हैं, बल्कि ये आपस में चिपक के इन चार्जों ने एक लेयर बना रखी है। तो नॉन कंडक्टिंग सा है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी डिस्टेंस आर पर वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। खास बात आप देखो कि इस पूरे फार्मूले में आर नहीं है। इसका मतलब है आप इस सीट से कितनी भी दूरी पर जाओ, नॉर्मली कितनी भी दूरी क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो अगर आप आर से चार्ज शीट से थोड़ा दूर हो, थोड़े आर दूरी पर हो, तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड नहीं कर रही है, ठीक है। तो चार्ज शीट कोई है, उससे आर डिस्टेंस पे अगर आप बैठे हो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उस आर पे डिपेंडेंट नहीं दिखाई पड़ेगी। तो अगर हमारा आर यहाँ है, अगर हम थोड़ा पीछे भी चले जाएं तो भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बदलाव दिखाई नहीं पड़ेगा। ये है नॉन कंडक्टिंग केस में। अगर हमने यही चीज़ किसी कंडक्टिंग सरफेस पे लगा रखी, मान लो कोई हमने लोहे की चादर ले रखी है, किसी कंडक्टिंग मटेरियल की चादर ले रखी है, उसके ऊपर हमने चार्ज रख दिए हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका ये फार्मूला होगा। दोनों फार्मूले में 1/2 का अंतर आपको दिखाई पड़ेगा, 1/2 का एक अंतर यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आप नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन को आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और अगर हम कुछ और लॉ के बारे में बात करें तो एक लॉ है हमारा लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको मैक्सवेल फैराडे लॉ भी कहते हैं। मैक्सवेल जो कि इसकी मैथमेटिकली इसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इसको फॉर्मुलेट किया था। फैराडे ने खुद ये फॉर्मुलेशन नहीं किए थे, फैराडे के बाद उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किए, उसके रिजल्ट बताए। तो इसका मैथमेटिकल इसको रूप देने में उनके बाद न्यूमन थे और उसके बाद फिर मैक्सवेल थे। ये दो मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने फैराडे लॉ को मैथमेटिकल एक रूपरेखा दी थी। तो ये जो आप फार्मूला देखते हो, ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये किसकी देन है? ये मैक्सवेल की देन है, जिन्होंने उसको एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर दिया था। न्यूमन उनसे पहले थे, उन्होंने भी इसमें काफ़ी काम किया था, बट मोस्ट क्रेडिट हम यहाँ पर मैक्सवेल को दे सकते हैं। तो मैक्सवेल कहते हैं कि अगर जैसे कोई क्लोज सर्किट, जैसे हमारे पास ये जो ब्लू कलर का क्लोज सर्किट है, इसमें से अगर जो मैग्नेटिक लाइन गुजर रही हैं इनमें टाइम के साथ चेंज हो तो हम एक फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स मतलब क्या है, ये आपके पास एरिया है और एरिया से मैग्नेटिक लाइन गुजर रही हैं, तो आप इसको फ्लक्स कैसे करोगे, फाई बी फ्लक्स बराबर हो जाएगा B.ds। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपका फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, जस्ट यहाँ देखो, इस चीज़ को देखो राइट साइड में, अगर आपका फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से सर्किट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ई यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। अब ये ई जो है ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्टैटिक चार्जों की वजह से वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये फ्लक्स के चेंज होने की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है जो इलेक्ट्रिक जब स्टैटिक फील्ड में होते हैं ना उसकी वजह से होता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये नए तरह की इंड्यूस फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है उसके लिए डेल क्रॉस ई की वैल्यू हमेशा 0 होती है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की पहचान होती है। लेकिन चूंकि ये फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए ई डॉट डेल ई क्रॉस ई जो होता है वो डेल बी बाई डेल टी के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो ये इंटीग्रल फॉर्म है मैक्सवेल फैराडे लॉ का, और जो ये आप ब्लू कलर में देख रहे हो ये उसका डिफरेंशियल फॉर्म है। ठीक, तो ये हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर लॉ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो ये कहता है कि किसी तार में अगर करंट फ्लो कर रही होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी यहाँ कहानी ये है कि ऑस्टेड जो थे वो महारानी विक्टोरिया के दरबार के एक ऑफिशियल साइंटिस्ट थे, या ऐसे कह लो। तो जब ऑस्टेड पहली बार ये दिखाते हैं दुनिया को, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि अगर हम तार के अंदर करंट फ्लो कराएं और तार के अगल बगल मैग्नेटिक कंपास ले जाएं तो मैग्नेटिक कंपास में हरकत होना शुरू हो जाएगी। यानी वो जो करंट फ्लो कर रही है उस करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन की वजह से हम ऑस्टेड को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने, भाई सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था तो उनको तो लोग ऑनर करेंगे ही, लोग उनको तो नाम लेंगे ही। लेकिन लगभग 2 हफ्ते बाद, उस डिमॉन्स्ट्रेशन के 2 हफ्ते बाद एम्पियर जो होते हैं वो बाकायदा 2 तारों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते हैं, फार्मूला भी देते हैं, मैथमेटिक्स भी प्रोड्यूस कर देते हैं। तो जितना रिफाइन तरीके से एम्पियर उस पूरी स्टडी को रखते हैं तो लोग ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि एम्पियर मैग्नेटिक इफेक्ट करंट को जानते थे और वो उसकी मैथमेटिक्स को तैयार कर रहे थे। तो यानी ऑस्टेड ने तो डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया, भाई वो उन्होंने कोई चीज़ देखी और तुरंत ही उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दुनिया को दिखा दिया। तो दुनिया ये समझ रही है कि ये इफेक्ट ऑस्टेड ने खोजा, जो कि सबसे पहले दिखाया, तो कहा भी जा सकता है। लेकिन एम्पियर के काम को देख करके लोग कह रहे थे कि एम्पियर निश्चित रूप से ऑस्टेड से पहले जानते थे, क्योंकि 2 हफ्ते के अंदर कोई इतनी ज़्यादा मैथमेटिकली रिफाइन चीज़ नहीं रख सकता। निश्चित रूप से एम्पियर इस पर काफ़ी समय से उन्होंने लगाया होगा, तभी इस मैथमेटिक्स के लिए इसको इतना रिफाइन कर पाए हैं। ये सब हिस्टोरिकल्स कुछ हैं चीज़ें जो कि फैराडे के साथ, फैराडे से पहले मैक्सवेल, फैराडे से पहले एम्पियर और ऑस्टेड, ये सब के बीच की थी। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो है उसका जो इंटीग्रल फॉर्म है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है उसका इंटीग्रल फॉर्म। और इसको अगर हम स्टोक थ्योरम वगैरह को यूज करके जब ले जाते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए जे कुछ और नहीं है, करंट डेंसिटी है, जिसको कि हम लोगों ने इससे पहले कंटिन्यूटी इक्वेशन में देखा है। तो इस तरह से एक चीज़ हम देख रहे हैं। एक चीज़ जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो ये है कि जब भी हम चाहे हमने गॉस लॉ देखा हो, चाहे हमने मैक्सवेल फैराडे लॉ देखा हो, चाहे हमने एम्पियर का सर्किटल लॉ देखा हो, ये 2 तरह के फॉर्म में है और इनको हमें चेक करना होगा। एक तो इंटीग्रल फॉर्म में है और एक डिफरेंशियल फॉर्म में है। इंटीग्रल फॉर्म आप देख रहे हो, उनका नाम इंटीग्रल फॉर्म है। ये इंटीग्रल फॉर्म है, जैसे इस लॉ का इंटीग्रल फॉर्म है, ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है। और जो ये वाला फॉर्म है जिसमें डेल है, डेल क्रॉस बी है, ये, और जैसे यहाँ फैराडे लॉ में, सॉरी गॉस लॉ में ये है ऊपर वाला, ये एम्पियर इंटीग्रल लॉ है, ये दूसरा वाला उसका डिफरेंशियल फॉर्म है। तो 2 तरह के फॉर्म होते हैं। दोनों में कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? देखो भाई, वेक्टर कैलकुलस तो अपने आप में बहुत पावरफुल ब्रांच है, तो इसीलिए इस बारे में कोई डाउट नहीं है कि कोई भी चीज़ जब डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्म में लिखी गई होगी तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो मैथमेटिकली अगर हम उसको देखना चाहें, मैथमेटिकली अगर हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम हमेशा डिफरेंशियल फॉर्म को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेक्टर कैलकुलस लगी हुई है और इसकी इंसाइट है जो हम लोग डेवलप कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑब्वियस सी बात है जो इंटीग्रल फॉर्म है। ओके, सो लेट अस स्टॉप हेयर। और इसके बाद हम फिर प्रॉपर जो आपका जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करें, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको देखना पड़ेगा कि कैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फैराडे जो थे, सॉरी मैक्सवेल जो थे, वो डिस्प्लेसमेंट करंट के कंसेप्ट की तरफ पहुंचते हैं। ऑल्दो उनकी अप्रोच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट नाम है वो एक मैकेनिकल अप्रोच वाली जो उस समय दुनिया में सभी लोग कर रहे थे उसी पे थी, लेकिन इसके बावजूद भी बिल्कुल सही चीज़ पे पहुँचते हैं।
मतलब आप कह सकते हो एक फॉल्स तरीके से सही जगह पे पहुंच, फॉल्स तरीके से करेक्ट जगह पे पहुंच जाना। फॉल्स इन सेंस जो उनका जो उसको विजुलाइजेशन किया नाम रखने में वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन जो मैथमेटिकल टर्म डिराइव किया मैक्सवेल ने, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी टर्म की वजह से वो, चूँकि वो एक टर्म डिस्प्लेसमेंट करंट का टर्म चूँकि मैक्सवेल ने डिराइव किया था, इसीलिए मैक्सवेल ही पहले व्यक्ति बने जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को डेवलप करते हैं। पॉसिबली ये टर्म अगर किसी और ने सोचा होता या किसी और ने ड्राइव किया होता या इस तरह की सिमेट्री, इस तरह के थॉट प्रोसेस से कोई और गुजरा होता, आई मीन से चाहे वो एम्पियर होते, चाहे वो कूलम होते, या उस समय जो न्यूमॉन कोई भी गुजरा होता, तो वो ज़रूर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तक पहुंच जाता। लेकिन चूंकि एक नए तरह के विचार, नए तरह की कंपैरिजनल स्टडी मैक्सवेल ने की थी, सो मैक्सवेल गॉट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। So to start the story of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमें सबसे पहले समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड अगर उस करंट को जब माना एम्पियर ने, तो उससे उन्होंने क्या किया, उससे उन्होंने एम्पियर का जो सर्किटल लॉ था जो कि आप यहाँ देख रहे हो, इसको उन्होंने बिल्कुल मॉडिफाई किया। और इसको मॉडिफाई करने की इस प्रोसेस की वजह से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी डेवलप हो पाई। तो चलिए फिर अगली क्लास में हम लोग इस बात को देखेंगे कि कैसे एम्पियर ने मैक्सवेल थ्योरी को डेवलप किया था बाय कंसिडरिंग द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।